हे कि बिहारी सब पे भारी कहले अब न चली, झूठ मूठ के सीना तान के रहले अब न चली। सोचो काहे लोग हसेला कह के हमें बिहारी, कह के हमें बिहारी, जैसे देला हमके गारी, जैसे देला हमके गारी। और वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या गा रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। इसको चेंज करने के लिए कोई कल्पना से आपको सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। इसको चेंज आप लोगों को करना होगा। तो मैं क्या ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि हर गांव में ऐसे पहरेदार चाहिए, स्टूडेंट्स यूनियन चाहिए, जो कहीं भी थिएटर हो जहाँ कुछ गलत हो रहा है, गलत शब्द गाया जा रहा है, जाके बंद कीजिए। आप लोगों में वो ताकत है। आज की भोजपुरी को 2025 में मैं बहुत ही प्रोग्रेसिव टॉक करना चाहती हूँ। जहाँ तक मेरी बात है, मेरे पर्सनल जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँ या इवोल्यूशन की बात करूँ, 2008 जब मुझे लगा कि मैं जो गा रही हूँ, गणेश के पापा हो चाहे गमछा के बिछाए के हो, चाहे जो भी गा रही हूँ, क्या ये ही भोजपुरी है या यहाँ भी कोई सीरियस भूपेन हजारिका है? भिखारी ठाकुर में मुझे भूपेन हजारिका जी की तत्व थोड़ा बहुत मिला। नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। अंग्रेजी में कविताएं लिखने वाली भारत की मशहूर कवित्री टोरू दत्त ने अपनी एक कविता अमॉ फेयर में एक बात कही थी कि जो फूल होते हैं वो अपने नेटिव सॉइल यानी कि जहां के वो हैं वहीं बेहतर खिलते हैं। और मैंने बहुत दिनों तक इस बात से इत्तेफाक भी रखा, तब तक जब तक कि मैं नहीं जानता था एक ऐसी गायिका को जो असम में जन्मी, लेकिन जिनकी वजह से बिहार की एक भाषा भोजपुरी न केवल संवर्धन देख रही है बल्कि बहुत ज्यादा प्रचलित भी हो रही है। बिल्कुल सही समझा आपने, मैं बात कर रहा हूं मशहूर गायिका कल्पना पटवारी जी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ पीपल में। थैंक यू, धन्यवाद। ये जो मैंने आपके बारे में कहा, सबसे पहला सवाल तो यहीं से आता है। ये हमें पता है कि आप असम से हैं। असम में कहां से हैं पहले तो आप ये बता दें, और दूसरी बात ये बताएं कि संगीत की तरफ रुझान कैसे आया, क्योंकि सुर तो सबको वहीं से मिलता है। हाँ जी जी जी, जी। मैं असम की बरपेटा जिला एक है जो गुवाहाटी से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है जी। लोअर असम, वहां से हूँ। बरपेटा रोड की पैदाइश है, बट जो भी एजुकेशन जो कुछ भी हुआ गुवाहाटी में, मतलब शिफ्ट हो गए मेरे माता पिता जी जी। और नौकरी मतलब सर्विस के खातिर। और उसके बाद हम लोग का हम 4 बहनें, हमारा सबकी पढ़ाई लिखाई मतलब अपब्रिंगिंग गुवाहाटी में हुआ जी। क्या नौकरी करते थे, कौन से? नहीं, नॉर्मल मेरे पिताजी तो असम सेक्रेटेरिएट में थे। अच्छा। और माँ BSNL में सर्विस होल्डर थी। अच्छा जी। तो घर में अच्छा माहौल था, कोई प्रेशर नहीं था? नहीं, प्रेशर था, प्रेशर था। प्रेशर किस तरह का, मतलब एक फाइनेंशियल प्रेशर भी था, होता है। उसकी बात नहीं कर रहा। घर में एक प्रेशर होता है, जैसे हम जहाँ से आते हैं या ऐसे जो इलाके ईस्ट के हैं हमारी तरफ, वहाँ बच्चे जैसे बड़े होते हैं तो उनके पास होता है कि या तो तुम्हें IIT एम्स जाना है या फिर IAS बनना है। वैसे प्रेशर की बात कर रहा हूँ। नहीं, एजुकेशन का वैल्यू तो घर में मिला, खासकर मम्मी से जी जी। और मेरी माँ नॉर्मली जैसे बहुत सारे सीरियल्स हम लोग देखते हैं ना कि एक उम्र के बाद दूल्हा खोजने लगते हैं, मम्मी एकदम ही उसका ऑपोजिट। मम्मी क्योंकि खुद बहुत संघर्ष करके वो गांव से निकली और उनको ये पता था कि कलम की ताकत क्या होता है। मैं अलग इंटरव्यूज में बोल चुकी हूँ, हर बार मेरे जन्मदिन में वो मुझे कलम गिफ्ट करती थी और मुझे बहुत बोर लगता था। एक होता है ना कि हर साल आपको कलम मिल रहा है, तो लेकिन उस बात को तब नहीं समझी, बाद में समझी कि मैं कि मतलब मुझे वो बोलती थी जैसे 14-13 जब एज की हो गई कि क्योंकि उस समय एक होता है ना कि 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। तो उस उम्र में वो थोड़ी सी शायद सोची कि कहाँ मैं संगीत में भी थी, क्योंकि पिताजी बचपन से 4 साल की उम्र में मंच पे थी मेरे पिता के साथ। बस यही मेरा सवाल था, उनके मंच पे। उनको शायद ये लगा था कि पढ़ाई लिखाई माँ की तरफ से पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट है, पिता मुझे संगीत की ओर लेके जा रहे हैं। सो माँ का ये कहना था मतलब मिनिमम, मतलब उस समय के हिसाब से ग्रेजुएशन मतलब मिनिमम हो, उसके बाद संगीत जैसे मतलब उनके हिसाब से हॉबी हो सकता है, वो प्रोफेशन नहीं हो सकता। और वही मतलब 4 बजे सुबह मतलब ब्रह्म मुहूर्त है, उठ के पढ़ना, मतलब एग्जाम के समय पढ़ना नहीं है, वो रिलैक्स होना है, ये सब माँ का ये सब ये आदतें मतलब उन्होंने ये किया। और
तो इस तरह का प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर ऑफ कोर्स था। 4 लड़कियों को मतलब ये करने की, एजुकेशन का ये सब, वो प्रेशर था। और बाकी ऐसा नॉर्मल। तो संगीत पिता से मिला। अच्छा, उन्होंने, वो ट्रेंड सिंगर थे? वो ऑल इंडिया रेडियो गुवाहाटी के फोक आर्टिस्ट रहे हैं। क्या बात। कामरूपी लोक गायन में। और सो दोतारा नाम का एक साज होता है, और वो उस पे मुझे पहले संगीत की शिक्षा उन्होंने दिया। बाद में उनको खुद एक अफसोस था कि वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीख नहीं पाए, और उनको ये पता था बीइंग अ फोक सिंगर कि क्लासिकल सीखना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने बचपन से मुझे उसका क्लासिकल ट्रेनिंग दिलवाया। बहुत बढ़िया। और बाद में लखनऊ के भातखंडे यूनिवर्सिटी से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक मैंने 5 इयर्स का। बड़ी अच्छी बात है कि आप लोक गायन में अपने पिता से ये शिक्षा ले रही थी, और प्लस उसके योग में आपका वो भी चल रहा था, शास्त्रीय संगीत का भी वो चल रहा था, और भातखंडे से आपने डिग्री भी हासिल की। ये बहुत खूबसूरत बात है। 1980 का दशक होगा मेरे हिसाब से, जब आप बड़ी हो रही थी। राइट। तो उस वक्त तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस थे हमारे यहाँ। मोहम्मद रफी नीचे की तरफ जा रहे थे, किशोर कुमार भी गा रहे थे, उषा उत्थुप एकदम बहुत तो किनका इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस भी बताइए। सबका बहुत ज्यादा वेस्ट, ऐसे भी आपको पता है होल नॉर्थ ईस्ट इज लाइक वेरी वेस्टर्नाइज्ड कल्चर, आपको पता है। सो वो जो रॉक बैंड एंड मतलब वेस्टर्न बैंड करके परफॉर्म करना, वो माहौल, तो मैं फोक की थी कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की थी कि वेस्टर्न, मैं मराय कैरे को बहुत सुनी हूँ, अच्छा, व्हिटनी ह्यूस्टन को बहुत सुनी हूँ। सो ये मतलब कभी सबको अडेप्ट किया मैंने। वो बचपन से ही था कि सबको सुनना है, जैसे अलीसा चिनॉय की जो डिस्को एरा की जो हस्कीनेस है, हस्की वॉइस, उषा उत्थुप की एकदम कमाल, जैसे एकदम अलग ही टोन। सो सबको सुना, सबको मतलब कॉपी बोलिए, फॉलो करने की बात करें, सबको गाती थी, मतलब ऐसे ही। और फिर मंच तक थोड़ा लेट आई, एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट पापा के साथ रही। अच्छा। बीच में उन्होंने थोड़ा सा गैप दिया ताकि मैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को सीखूं। और फिर बाद में मैं युवावाणी, जो ऑल इंडिया रेडियो, क्लास 7-8 से मैं रेडियो में गाने लगी। ये पहला प्रोफेशनल असाइनमेंट? हाँ, मतलब स्टूडियो में घुसना जो होता है। हाँ, वो मतलब ऑल इंडिया रेडियो के साथ? ऑल इंडिया रेडियो। बहुत शुक्रगुजार हैं ऑल इंडिया रेडियो के ऐसे और ऑडिशन देके। अरे वाह, वो उसका एक अलग ही मजा होता बहुत है। सारे बच्चे बाहर, मतलब सब लोग, और एक के बाद एक ऑडिशन हम लोग दे रहे थे। जी। आपकी आवाज का एक अलग सा टेक्सचर है जो हम सबने महसूस किया है, बहुत खूबसूरत तरीके से जब आप फोक गाती हैं। खासकर हम लोग ये ज्यादा समझ पाते हैं क्योंकि ये बिहार की जो भाषा है भोजपुरी, उसमें आपका गायन सबसे अधिक प्रसिद्ध उसी में। हालांकि आपने और भी भाषाओं में गाया ही होगा। जी, अलग-अलग बहुत बोली में गाया। भोजपुरी में जो हम आपके आवाज का टेक्सचर सुनते हैं, वो बहुत अपना सा लगता है। एकदम, मुझे भी बहुत। उधर कैसे, मतलब असम में क्या भोजपुरी बोलने वाले लोगों की जनसंख्या थी, या ये भाषा को समझा कैसे आपने? ऐसे तो असम इन इटसेल्फ एक्चुअली बहुत सारे ट्राइबल समुदाय बहुत अलग-अलग है। सो देवरी कम्युनिटी का अलग बोली है, बोडो की अलग है, सोनोवाल अलग ट्राइब है, तो बंगाली गाते थे। मैंने बोला मराया कैरे, व्हिटनी ह्यूस्टन बहुत सुनते थे, तो इंग्लिश को भी मैं बहुत प्रयास करती थी। सो जब 93 के आसपास ऑल इंडिया रेडियो से मतलब निकल के जब प्रोफेशनल नॉर्मल स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने लगी 93 में, तब मुझे बहुत लोगों ने बोला कि तुम्हारी जो आवाज है वो ट्रेसी चैपमैन की तरह है। अब वो कौन ट्रेसी चैपमैन मुझे पता नहीं है। फिर मैंने मतलब मुझे जानना चाहिए कौन ट्रेसी चैपमैन है। फिर जब मैं बाद में सुनी उनको, तो एकदम मतलब मैनली वॉइस, तो मुझे लगा कि मैं मतलब अच्छा, मेरा नॉर्मल जो फीमेल वॉइस होना चाहिए वो नहीं है। तो फिर मुझे उन लोगों ने बोला कि असम में तुमको बहुत ये नहीं मिलेगा। अच्छा। कि जो तब जो लता जी और या फिर अलका याग्निक, ये जो होता है ना कि अच्छी हीरोइन वॉइस, मतलब पतली सी आवाज। हाँ, वो सब उस समय चल, अलीशा की थोड़ी हस्की थी, बट कविता कृष्णमूर्ति, हाँ, जो मतलब वो उस तरह से जो गा रही है वही मतलब हाँ, वो एक ट्रेडमार्क बन चुका था। तो मेरा तो ऐसा आवाज नहीं है। तो तुमको बोले कि सब लोग कि तुमको यहाँ से मुंबई जाना चाहिए, यहाँ बहुत कुछ नहीं होगा तुम्हारे लिए। सो वो एक सपना उन लोगों ने दिया कि मुंबई जाना चाहिए। तो फिर उस तरह से ये सब सपना लेके मुंबई जब गए ना बाद में, तो राजस्थानी गाई पहले। अच्छा। फिर मैं इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत गाई। अच्छा, जैसे मसलन कोई जैसे रिमिक्सेस भी चल रहा था। और पेंट
हाँ फिर राखी सावंत की हादसा, फिर टाइम्स म्यूजिक के साथ उत्सव, आशा जी भी उस प्रोजेक्ट में थी। हाँ फिर वो एक प्रोजेक्ट, एक गाय में माय हार्ट इज बीटिंग keeps on repeating but in a like remix ये। सो ये सब गाते गाते अचानक से टी सीरीज हाँ से परिचय हुआ। अच्छा और वहां मैं सरस्वती भजन गाने गई। क्या बात तो वर्जन होता था तब, मतलब हिंदी फिल्म सिनेमा के ट्रैक पे ही हाँ भजन लिखा जाएगा। हाँ वो आज तक चल रहा है। तो वो सब जब गाए, और मेरे हमारे लिए अच्छा ये था ना कि अब ओरिजिनल साउंड ट्रैक में आपको रियाज करने का मौका मिल रहा है माइक हाँ, में, हाँ, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकलिटीज सीखने का बिल्कुल मौका बिल्कुल मिलता है। तो वो गाते गाते वहीं पे ओरिया है, ओरिया डिपार्टमेंट है, साउथ इंडियन है, तो भोजपुरी भी था। और वहाँ विनय बिहारी जी जो लिरिसिस्ट है, और अभी तो यहाँ बीच में तो वो कल्चरल मिनिस्टर भी रहे। बिल्कुल बिल्कुल तो उन्होंने सुना, आवाज सुनने के बाद तो उनको लगा कि शायद मैं भोजपुरी में मेरा टोन उनको पसंद आया होगा। तो उन्होंने मुझे फिर अलग अलग गीतों के लिए फिर उन्होंने ये किया, चयन किया मतलब। अच्छा बहुत बढ़िया। ये वो दौर था 1990 का दौर। 2002 में गाई फर्स्ट नहीं भोजपुरी। वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं, जब आप बड़ी हो रही थी और जब अच्छा आप अच्छा मुंबई जा रही थी, जब लोगों ने आपको बताया कि आवाज का हाँ असल में हाँ कुछ होना नहीं है, मुंबई चले हाँ जाओ। हाँ। तो ये आते आते 93 में आपने बताया कि पहली 93 में बार एंट्री हुआ स्टूडियो एंट्री में, हुआ स्टूडियो ये में। लगभग 98 की बात है। हाँ तो मैं ये बता रहा कि वो जो 90 का दशक चल रहा था, 98 आते आते एल्बम कल्चर भी बहुत ज्यादा हो चुका था। पॉप अलग अलग कल्चर। सिंगर्स अपना अपना एल्बम लेके आ रहे थे। तो उस वक्त एक चीज ये हुई थी कि जो सिंगर्स गाते थे वो अपने एल्बम में खुद को फीचर भी करते थे। तो सिंगर्स अपनी आवाज का जो रियाज करते थे वो तो करते ही थे, लुक्स पे भी, अट्रैक्टिव दिखने पे भी बहुत काम हो रहा वो तो था। एज का भी होता है ना, एक एज ऐसा होता है जी रात को, मतलब वो अभी का एज अभी सोचती हूँ जो अजीब सा लगता है, लेकिन वो एक होता है, लड़कियां जो होती है कि रात को मुझे वो जो मसूर की दाल नहीं होती उसको क्या बोलते, वो सब दवाई करके रात में लगा के सो जाना, हल्दी लगाना, क्या लगाना, वो एक एज होता ही है। और आपका पहला जो फ्रेंड होता है वो लड़की का आईना फ्रेंड, मतलब आईना, बेस्ट फ्रेंड। हाँ बेस्ट फ्रेंड, मतलब देखना है तो वो तो होता ही है। नहीं मैं ये पूछ रहा था कि वो समय सब अपने आप को तैयार करके वहां प्रेजेंट कर रहे थे और उम्र रात, इनफैक्ट आशा भोसले ने भी फीचर किया अपने आप को अपने कुछ एल्बम्स में, अदनान सामी भी, वो तो खैर जो भी थे। तो उनको, तो आपको लगा कि मुझे इस रेस में होना है, मुझे भी दिखना है, मुझे भी आना है? नहीं, दिखने का मुझे नहीं था इतना मैंने ऊपर नहीं सोचा। मैं गुवाहाटी से जब निकली ना, और मुंबई के कंपैरिजन में तो छोटी जगह ही बोलूंगी तब। हाँ, अभी नॉर्थ ईस्ट बहुत ये अच्छा है, बहुत अभी मतलब ये पे आया, लेकिन तब थोड़ा सा साइड ही था। सो मैं दिखने के बारे में नहीं सोची मैं, लेकिन बस ये चाहती थी कि जो उन लोगों ने बोला है कि मुंबई में कुछ होगा, क्या होगा, चलो देखते हैं। और मैं कभी बहुत बड़े मतलब सोच के साथ नहीं आई, मुझे थोड़ा गाने को मिल जाए रिमिक्सेस, क्योंकि तब तक मैं आसाम में भी एस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी। तो अगर मुंबई में कुछ नहीं होगा, ऑलरेडी मेरा एक मार्केट था आसाम में, सो बहुत ज्यादा सोच के नहीं गई मैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने बहुत सारी भाषाओं में गीत गाए हैं। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो आप तो प्रसिद्ध हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी होती तो मैं अंदाजा लगा लेता कि आप नॉर्थ ईस्ट से हैं। हाँ, मतलब मेरे भाषा से, जी, बोलने के तरीके से आप जैसे ऊपर बोल रही हैं। आई नो, लेकिन जब आप गाती हैं तो ये बिल्कुल पता नहीं पता लगता। ये कुमार शानू के साथ भी मैंने देखा, जब वो बात करते हैं, ये समीर जी जो बहुत फेमस राइटर हैं, हाँ, उन्होंने बोला मुझे ये बात, कल्पना को कमाल के हो तुम लोग, मतलब जब बोलते हो ना तो थोड़ा बहुत पता लगता है, गाती हो तुमको कुछ कोई नहीं बोल सकता। आप देखे कुमार शानू को भी सुने, आप वो बोलते हैं दिल के अंदर लगता है, लेकिन जब गाते हैं तो दिल आप बोलते हैं। तो ये क्या होता है? That is phonetics. हाँ, ये होता क्या है, मतलब आप बोल ऐसे रहे और गाव ऐसे रहे, ऐसा ये फोनेटिक्स होगा वो, क्योंकि प्रॉपर्ली जो लिरिक्स है, एक एक शब्द को कैसे हम थ्रो करेंगे, उच्चारण क्या होगा, लिरिसिस्ट जो होंगे वो उच्चारण बोलेंगे ना कि यहाँ पे चा है कि सा है, या हाँ वो प्रॉपर उसको, अच्छा मतलब उसको उसके लिए भी ट्रेन लिरिसिस्ट बताते हैं, लिरिसिस्ट बोलेंगे और मैं उस हिसाब से लिखूंगी। जैसे मैं कुछ चीजों को मैं इंग्लिश हिंदी मिक्स करके अभी भी लिखती हूँ। जैसे मुझे अणा है, तो अणा जो है, एक तो हिंदी में अणा लिखा जाएगा, लेकिन हम लोग क्योंकि वहाँ हिंदी बहुत पढ़े नहीं, तो पहले में RN, तो अणा होगा ये। और इंग्लिश में भी मेरा फोनेटिक्स, लिटरेचर में फोनेटिक्स मेरा पेपर था, स्पोकन इंग्लिश का। सो उसको ध्यान देके करते थे। अभी आपने बताया कि विनय बिहारी जी के सहयोग से अब भोजपुरी में पहला कौन सा वो गाना रिकॉर्ड किया था आपने?
मैं होली के प्रोजेक्ट से आई, रामगढ़ के होली, शायद शैला बिहारी जी जो अंगिका अंचल के जी जी जी। प्रसिद्ध गायक रहे, और उनके साथ मेरा लगातार 3-4-5 प्रोजेक्ट आया। अच्छा। बाग वाली मैया, ए गणेश के पापा, नाचे कांवरिया शिव के नगरिया, ओके। बोलबम के जो गीत है, हाँ, वो जो हाँ, कांवर यात्री कांवर, गाते हैं। हाँ, हाँ, तो ये तो बड़ा, बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए मैं हाँ, गाई। बड़ा मकबूल हुआ था, बहुत मशहूर हुआ हम्म। था। तो उस वक्त लाइव शोज का सिलसिला शुरू हो चुका था या नहीं फिर? नहीं, मैं मुंबई से ही गा रही थी, अच्छा। और मुझे कुछ पता नहीं था उसका इम्पैक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मुझे विनय जी लोगों से ही खबर मिलता था कि ये 1 नंबर पे जा रहा है। वो लोग बहुत ऐसे बात करते थे, 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये। रैंकिंग होती थी कि कौन सा ज्यादा चल रहा है। हाँ, तो मैं बस एक कान से सुनती, बस उससे मुझे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि गा रही थी मुंबई हूँ, मतलब असम की, और गा रही हूँ मैं हाँ, जो है प्लॉट है वो यूपी बिहार है। सो बहुत असर नहीं होता था। तो ये लाइव शोज का सिलसिला कब से शुरू हुआ? 2003 से ही हुआ। अच्छा अच्छा, 2003 से आपने ये शुरू किया लाइव, मतलब असम में पहले से मैं लाइव करती वो मैं समझ रहा हूँ। भोजपुरी की बात कर रही हूँ। भोजपुरी के लाइव शोज आपने 2003 से शुरू किए। पहला लाइव शो कहाँ किया था? धनबाद। अच्छा, हाँ, उस वक्त तक तो वो झारखंड बन चुका था मेरे हिसाब से। शायद, हाँ जी जी। हाँ, खैर बिहारी मानते हैं हम आज भी उसे। हाँ। तो उस वक्त आप जाती थी धनबाद, तो खैर अब जो लोगों को नहीं पता है, उन्होंने गैंग्स ऑफ वसेपुर भी देख ली होगी, तो अब पता होगा धनबाद के बारे में। महिलाओं के लिए कितना सही था उस वक्त, या अब ज्यादा सही है, या कैसा था वो माहौल, कैसा था? ये चैलेंज लगता था कि एक फीमेल होते हुए कहीं लाइव शो करने? मैं 21-22 साल की थी, ये महिला सम्मान संस्कार ये सब मेरे जहन में नहीं था। मैं बॉम्बे गई हूँ, मुझे म्यूजिक के लिए गई हूँ, हम लोग की जो है मतलब स्ट्रगल करना है, सक्सेस मिला कि नहीं, हिट, ये सब टर्म्स जहन में था। उस उम्र की बात कर रही हूँ। सो उस वक्त आपको मतलब आप गणेश के पापा से आपको प्रसिद्धि मिली, फिर गाउन वाली जरा जी, भैरव जी के दिदिया, बाघ वाली मैया, एक साथ बहुत सारा प्रोजेक्ट आ रहा था, आ गया था। और जब धनबाद गई तो प्रैक्टिकली मैंने देखा कि अच्छा, मतलब जब मुझे देखने के लिए, सुनने के लिए, मतलब पूरे जो होता है ना, गाड़ी वाड़ी जैसे हिल रहा था, मतलब गाड़ी को सब लोगों ने धक दिया था ऐसे। अरे वाह। मतलब तो तब मुझे लगा कि अंदर ही मतलब उस पॉइंट पे ये लगा था कि मैं मतलब अभी थोड़ी सी मुझे सुनने, मुझे देखने आए हैं, मैं भी कोई खास हूँ, ये फीलिंग अंदर अच्छा था। हाँ, वो उस दिन क्रिएट हुआ। और लेकिन फिर भी लेकिन हमेशा मैं म्यूजिक और सुर में ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रही। मतलब मैं रिकॉर्डिंग वापस मुंबई जाके, वो जो सॉन्ग है सावरिया हो, एक गाना ले जाए था, हिना से लिया गया था। अच्छा। तो वो गीत को मैं पहले रिकॉर्डिंग में मैं गा नहीं पाए। मतलब मेरा तब ये ऑटो ट्यून वगैरह का समय नहीं था। हमको अगर वो सुर नहीं लगा है तो दोबारा गाना है। सो मैं जब इस दिन फ्रेश नहीं लगा तो मैं रोई। अच्छा। तो इतना ज्यादा म्यूजिक के प्रति हम लोगों का, मतलब सुर के प्रति, कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। और ये सच बात भी है, वो कहते हैं ना कि संगीत शक्ति ईश्वर की। उस समय ऐसा था। और बहुत इसका असर मेरे पे नहीं होता था कि आप बीइंग फीमेल क्या फेस कर रहे हैं, क्या नहीं, वो सब बीइंग फीमेल तो अब कुछ था ही नहीं, क्योंकि असम से थी। वो माइंडसेट थी। वो मैट्रिकल सोसाइटी है। यस यस। तो बीइंग फीमेल इज लाइक अ प्राइड। यहाँ जहाँ के लिए मैं गा रही थी वहां का माहौल अलग था, और जहाँ की मैं थी वो माइंडसेट अलग था, बिल्कुल अलग था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बट मैं एंजॉय कर रही थी, और 1.5-2 लाख मतलब ऑडियंस के सामने गाना भोजपुरी को वो समय देख चुकी हूँ मैं। सो वो एक मतलब ईश्वर की कृपा रही है एक्चुअली, बहुत मतलब ग्रेटिट्यूड के साथ मैं बोलना चाहती हूँ। और आप लोगों ने मुझे वो मैं खास हुई एहसास दिलाया। तो भोजपुरिया जो सुनने वाले हैं, जो श्रोता है, तो वो मेरे लिए आशीर्वाद स्वरूप है। बिल्कुल, किसी भी कलाकार के लिए इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है कि उसको सुनने वाले, चाहने वाले उसको पहले से जान रहे हो और उसके लिए आतुर हो कि मुझे सुनना है। बिल्कुल सही बात है। एक बात खटकती है, लेकिन आप जब पॉपुलर हो रही थी, जैसा आपने बताया भी, बहुत शानदार करियर रहा आपका, और वो दौर ऐसा था कि एक दौर में मन्ना डे और मोहम्मद रफी भी इधर आके भोजपुरी गा के जा चुके थे, लता मंगेशकर भी, चंदा मामा, आर्या वो बारिया वो जैसे गीत लोरी गा के जा चुकी थी। और उसके बाद जो भोजपुरी ने राइज देखा, मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि कल्पना के साथ ही देखा। तीसरी हाँ, तो जब
तो आपने जो उस दौर में चीजों को उठाया, लेकिन उस दौर में एक और चीज उठ रही थी जो भोजपुरी गानों के साथ आज तक चस्पा है, राइट, जिसे हम अश्लीलता कहते हैं। तो ये कोइंसिडेंस था, लेकिन कुछ गाने आपके भी हैं जो बहुत ज्यादा वैसे, आप कैसे लेती हैं उन गानों को आज? आज तो मैं कुछ पास्ट को देख के, पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो, है ना? वेरी ट्रू कि आप जिंदगी को अगर आज जैसे मैं धीरे से अभी 50 इयर्स के हो जाऊंगी, आज अगर आप वापस पूरी जिंदगी को भी देखते हैं, गीत संगीत तो बहुत छोटी बात है, आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे क्षण आए जो शायद आज लगता है कि इस मोड़ पे मुझे ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ। बिल्कुल होता है। सो वो आज अगर मुझे आप सवाल कर रहे हैं ना, आज की भोजपुरी को 2025 में मैं बहुत ही प्रोग्रेसिव टॉक करना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम कि, और इसमें क्या है ना, आप कुछ बोलेंगे, मैं अपने को डिफाइन करके कुछ बोलूं, उससे भोजपुरी को फायदा नहीं होगा। उससे वो बहुत ही सेल्फिश और बहुत ही मतलब गॉसिप काइंड ऑफ एक इंटरव्यू जैसा हो जाएगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी टाइप। एंड वो सब बहुत हुआ पिछले 20 सालों में। ये ऐसा कोई भी इंटरव्यू नहीं है जहां अश्लीलता वाली तर्क नहीं आएगा। नहीं, वो होगा ही। लेकिन पॉइंट ये है, ऑफ कोर्स जहां तक मेरी बात है, मेरी पर्सनल जो एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं या इवोल्यूशन की बात करूं, सो टिल 2008 जब मुझे लगा कि भूपेन हजारिका की धरती से मैं हूं, क्या बात, और भिखारी ठाकुर में मुझे भूपेन हजारिका जी की तत्व थोड़ा बहुत मिला। बिल्कुल है समाज संस्कार में सुंदर और बारीक बात एकदम वो हुआ मेरे साथ। जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, उनसे मैं ये आग्रह करूंगा कि इस बात को कहीं लिख लें। और ये कितनी सुंदर तुलना है, ये एक बहुत ही सधे हुए कलाकार से ही आ सकता है। क्योंकि भूपेन हजारिका जी को सुन के मेरे पिता ने उन्हीं को सुनाया म्यूजिकल स्कूल, जैसे चिंतन, सिर्फ गीत नहीं, एक थॉट प्रोसेस कि अब गरीब तबका को और अमीर तबके को, जो दमित शोषित वर्ग है, भूपेन हजारिका हमेशा आवाज बने उनके। बिल्कुल, बहुत सारे गीतों में आपको मिलेगा। और जब मैं ये सोच रही थी कि मैं जो गा रही हूँ, गणेश के पापा हो, चाहे गमछा के बिछाए के हो, चाहे जो भी गा रही हूँ, क्या ये ही भोजपुरी है या यहाँ भी कोई सीरियस भूपेन हजारिका है? तो एक पर्सनल यात्रा शुरू होती है लगभग 2003 तक मैं बहुत चल रही थी, मतलब बहुत हिट हो गया था सब गाना। बट फ्रॉम 2005-06 ना, मैं लाखों की भीड़ में मंच पे अपने आप को अकेला महसूस करने लगी। मतलब मुझे उसका असर खत्म हो गया। वो जो स्टारडम मिलना था वो मिल गया ना, फिर वो उतर गया, उसके पीछे मैं कभी नहीं रही। तो मुझे फिर लगा कि अब यहाँ कौन है, क्योंकि बॉम्बे में जब बिहारियों को भैया बोल के गाली देने वाले जो शब्द होता है, भैया है, मतलब मैं समझ रहा हूँ, इंसल्ट करके बोल रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे टच इसलिए करता था कि बिहारी अस्मिता, क्योंकि मैं भोजपुरी गायिका हूँ, तो मुझे वो टच करती थी, मतलब आई डोंट नो, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बोला गया है। सो मुझे लगा कि यहाँ कहाँ चेंज की बात है, यहाँ कहाँ क्या करने की जरूरत है। और तब मैं गाई थी 2006 में, बहुत प्रसिद्ध नहीं है, सब लोगों को पता नहीं है जी। मैं गाई थी, जैसे असमिया में भूपेन हजारिका ने गाए, हामी अखमिया नहौ दुखिया বুলি শান্ত না লোভিলে নহব আজি অসমীয়াই নিজক নিচিনিলে অসম ৰখাতলে যাব। मतलब कि आमी अखमिया, हम लोग अपने आप को आमी अखमिया नहो दुखिया, हम दुखिया नहीं है बोल के बोलने से नहीं होगा। आज अगर असमिया तुम अपने आप को नहीं समझोगे, एक दिन डूब मरोगे, ये बोला गया। तो मुझे लगा इसी मतलब फुट स्टेप में मुझे बिहार के लिए कुछ करना है। तो मैंने मधुकर आनंद जी से बोला, मधुकर आनंद जी बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर, तो उनको बोला कि मुझे ऐसा कुछ विषय चाहिए। तो उन्होंने फिर शायद दीप मोहम्मदाबादी जी ने लिखा, एक बिहारी सब पे भारी कहले अब न चली, झूठ मूठ के सीना तान के रहले अब न चली, सोचो काहे लोग हसेला कह के हमें बिहारी, जैसे देला हमके गारी, जैसे देला हमके गारी। और शब्द था कि बीर अब पैदा होते नहीं खन पड़ल बिहार बपरती, माफिया गुंडन से दुबल आंच कुंवर के धरती, ऐसा कुछ ये सब शब्द, क्योंकि मैं वो उस एरिया से, मतलब 2003-04 का बिहार अलग था, एकदम अलग था। सो मुझे पता था कि ये एक्सपेरिमेंटल जैसा ही कुछ है, बट क्योंकि मैं भूपेन हजारिका जी को की आइडल मान के मतलब चली हूँ, तो मैं ये क्यों नहीं गाऊं।
वाह। ये चले नहीं चले अलग बात हाँ, है, मैं क्यों नहीं गाऊं। मैसेज जाना चाहिए। हाँ, तो मैं वो उसी 2006 में ही गाई है। तो साइड बाय साइड एक पैरेलल इंडस्ट्री को ना, जो इंडिपेंडेंट आपकी सोच है, क्योंकि सिनेमा में आप जब गाते हो किसी और की सोच को गाते हो, आपका फ्रीडम नहीं है। तो इसको लेके मैं चली, और धीरे धीरे जब सुर संग्राम आया, मैं जज की कुर्सी पे बैठी, मैं तमाम जी। लड़कियों को सामने देखी, जी। तमाम लड़कियों में मैं कल्पना बनने की चाहत दिखी, और अच्छा ये लग रहा था कि लड़कियां कम से कम निकल के तो आई है। नहीं तो मैं जब 2002-3 में थी, तब दो तरफ महिला गायिका विभाजित थी, एक घर आंगन की गायिका जो छठ गा रही है और मतलब विवाह गीत गा रही है, और इस तरफ तमाम रानी, गीता रानी, बिजली रानी, एक जो प्रोफेशन मान के जो ब्रिजिंग होना चाहिए कि दिस इज नॉट मी, दिस इज माय प्रोफेशन ओनली, वो वाली भावना मैंने नहीं देखा आर्टिस्टों में, फीमेल आर्टिस्टों में। बहुत बारीक बात। हाँ, तो लड़कियां जब आई सुर संग्राम में, मुझे ये अच्छा लगा कि तो निकल तो आ रही है, अच्छे घर की लड़कियां गा रही है, बट देन मैं कल्पना की जो ग्लैमर है उसको सिर्फ फॉलो करते हुए देखी। जैसे मतलब चले रही तो शहर बाजार हिलेला मारे थम का जो मैं आइटम सॉन्ग, मैंने बस वो ग्लैमर को देखा, तो मुझे लगा कि अगर उनमें मुझे कुछ करेक्शन देखना है, पहले तो मुझे अपने आप में करेक्ट करना होगा ना। तो मुझे लगा कि नो, अब इसको और आगे ले जाने की जरूरत है, और तब शुरू होती है भिखारी ठाकुर जी तक मेरी यात्रा। और वो करते करते 2012, 4 साल लगा मुझे लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर तैयार होने में। क्या बात। और इंटरनेशनली लंदन के वर्जन रिकॉर्ड से हम लोगों ने रिलीज कराया, ताकि उसको 25-35 रुपए का कैसेट का टैग नहीं चाहिए था कि भोजपुरी और भिखारी ठाकुर महंगा है। ये सब भावना पीछे रहा तब। सो आपका सवाल पे मैं आ रही हूँ कि वो जो मेहनत करके फ्रॉम 2011 जी, मैं पैसे वापस करते करते स्टूडियो में हंगामा हो जाता था, ये क्या शब्द है, क्या ये डबल मीनिंग है, मैं ये नहीं गाऊंगी। एक गाना था, पूरा गाना ए विधायक जी का आइटम सॉन्ग है, बहुत गाई ना आइटम सॉन्ग, आप अनलर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपका नाम हो गया है, उसको आप पोंछने की कोशिश करो और नया नाम बना दी, वो बहुत मुश्किल काम है। मेरा मतलब यहाँ पे कंपटीटर मैं खुद थी, ऑब्वियसली मैं ही मेरी कंपटीटर। तो मैं मतलब कहाँ तक एक आइटम सॉन्ग अभी गा रही हूँ, उसमें एक बीच में कोई गंदा सा लाइन आ जाता है। अच्छा। तो मैं अगर बोलूं इस लाइन को हटा दीजिए ना, इस लाइन के चलते पूरा गाना खराब हो रहा है, तो ये सब में तर्क हो जाता था। अच्छा। वो लोग मुझे समझाने की कोशिश करते, कल्पना जी हम ऐसे वीडियो नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे। वीडियो तो दूर की बात है, ऑडियो तक तो सुनाई दे अच्छा से। तो ये लगातार 2011 से मैं गाना और पैसा बहुत वापस किया। ये लोगों को पता नहीं है, पैसा वापस करने में जिगरा चाहिए। बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके। नहीं मैं नहीं वो सुनने के लिए नहीं बोल रही इस बात नहीं, को, लेकिन हम हैं। लेकिन ये एक यात्रा हो। तो पॉइंट ये है, नाउ द पॉइंट इज, इतना लंबा बोलने का मतलब ये है, वो जो इसको आरोप बोले या जो लगा आपको, वो चेंज कल्पना में आगे आके आज कल्पना जहां पे जो भी आपका अगला सवाल होगा उस सेकंड पार्ट में आप जाएंगे, और वो कल्पना में वो चेंजेस, वो परिवर्तन या संस्कार जो भी बोले आप, वो तो आ गया। भोजपुरी को क्यों नहीं आया? ये एक बहुत बड़ा सवाल मैं 2010 से लगा, मतलब मैं मार्केट से खुद ब खुद आउट हुई, बाजार जो है इंडस्ट्री आउट हो गई, मैं खुद आउट हुई। और होते होते बीच में फिर मैं असम को भी थोड़ी बहुत समय दी, उसमें भी 5 साल जैसा गया। बट अगेन फ्रॉम आफ्टर कोरोना टाइम मैंने जब देखा यूट्यूब इंडस्ट्री आने के बाद ये और गर्त में गया, ये इतना गंदा गाली तक गया। हम लोग तो उधर तब डबल मीनिंग चलता था ना, अब डायरेक्ट नंगापन गाली हो जाता। तो मुझे लगा कि, और फिल्म का जो गोल्डन पीरियड हमने देखा था ना, मतलब खूबसूरत फिल्म के गाने जो मुझे अभी भी याद है। कल हम लोग फोटोग्राफ्स देख रहे थे, एक बैंड्रा दिलीप कुमार साहब, सायरा बानू, उन लोगों ने प्रोड्यूस किया एक भोजपुरी फिल्म को, शाहरुख खान जी ने कैसेट का उन्मोचन किया। वो फोटोग्राफ्स कल हम लोग ऐसे देख रहे थे, तो वो बात मुझे याद आ गई। तो हम लोगों ने भोजपुरी का वो गोल्डन एरा देखा, बिल्कुल, जब जहां शाहरुख खान जी आके हमारा रिलीज कर रहे हैं, और उसके बाद फिर ऑटो ट्यून वाला जो अभी समय आया और शब्द का कुछ नहीं है, क्या कर रहा है कुछ पता नहीं है, मतलब कैसा म्यूजिक आएगा। फिर मुझे लगा कि नो, कहीं ना कहीं मैं अपने आप को भी रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ कि मैं जो निकली ना, तो मैं भी उस तरह के गीत बनना बंद हो गया होगा। जैसे वापस वो मेलोडी आया है,
मतलब वो टाइम हाँ, बहुत लगेगा, सारे गीत अभी आ रहे टाइम हैं। लगेगा, थोड़ा सा और हमको 2 जी, साल लगेगा। जी। लेकिन अभी फिर से वो आया है और कोशिश जारी रहेगी। सो पॉइंट ये है कि असम में हम लोगों ने देखा आंसू है, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। बिहार में सब जवान लड़के सब मेरे सामने हैं, आप लोग इतना अच्छा कार्य कर रहे हो, लेकिन जागरूकता कितना है। गांव गांव में स्टूडेंट्स यूनियन जैसा कोई समूह बना के आप लोग थिएटर क्यों बंद नहीं कर सकते हैं? अगर आप चाहोगे, क्यों थिएटर चलता है? क्यों? मैंने भी देखा यूट्यूब में ये जो मैं नाम लेना नहीं चाहूंगी, ठीक है। कुंवर जी कोई है, उनके सामने साड़ी पहनती हुई कोई औरत रहती है, दुगोला गाते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, और वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या गा रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। इसको चेंज करने के लिए कोई कल्पना से आपको सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक बात। इसको चेंज आप लोगों को करना होगा। बिल्कुल हमें ही तो करना। मैं ये बोल रही हूँ, जो लड़के लड़कियां इतने आप लोग इतने मतलब एक क्रांति है आपके अंदर, फायर है। बिहार के जो बच्चे हैं कमाल के इंटेलिजेंट है। तो मैं क्या ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, आई डोंट नो, कि हर गांव में ऐसे पहरेदार चाहिए, स्टूडेंट्स यूनियन चाहिए, जो कहीं भी थिएटर हो जहां कुछ गलत हो रहा है, गलत शब्द गाया जा रहा है, जाके बंद कीजिए। आप लोगों में वो ताकत है। कोई सरकार बाद में आएगा, पहले समाज परिवर्तन के लिए आप लोगों को और यंग जनरेशन को नहीं बोलूं, किसको बोलूं? बिल्कुल। तो मैं समझती हूं इस बारे में प्रोग्रेसिव बात हो, और सोनपुर मेलवा की भी बात करूंगी, थिएटर बंद कीजिए। बेशक, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं हमेशा कहता भी हूँ, कई जगहों पे मैंने कहा है कि ये सिर्फ कलाकारों पे नहीं, ये सुनने वाले और देखने वालों पर भी ये लाजिम है। उनको समझना चाहिए ये बात। उनको अपने रसास्वादन की क्षमता में परिष्कार की आवश्यकता है। उनको खुद का टेस्ट रिफाइन करना होगा, और ये हमारी जिम्मेदारी है, युवा वर्ग की जिम्मेदारी है कि जो गलत हो रहा है उसको रोकें। मैं पूर्णतः सहमत हूँ आपके साथ। और ये भिखारी ठाकुर जी के ये पे ही है, फुटस्टेप्स पे ही है। जैसे बेटी बेचवा उन्होंने लिखा, जी जी जी। तो उस समय उनको जो लगा, वो समाज में उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो कुसंस्कार को हमको पीछे करेक्ट करते हुए हमको कम्युनिटी को आगे बढ़ना होगा। और उस हिसाब से थिएटर्स मुझे लगता है बंद होनी चाहिए, क्योंकि थिएटर का बिहार में मतलब अलग होता है। जो नॉर्मली हमारे जैसे आसाम के थिएटर, या अब जो हम शेक्सपियरियन बात कर रहे हैं, थिएटर इज डिफरेंट। वो बिल्कुल आप जो थिएटर कह रही हैं, वो बिहार के दर्शक समझ रहे हैं एकदम। तो वो सोनपुर मेले में भी मैंने देखा है कि अलग बहुत विशाल आयोजन, हम लोग भी भाग लेते हैं, लेकिन साथ ही में थिएटर के लिए भी वो प्रसिद्ध है कि बदनाम है, वो तो बिहार तय करे उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक बहुत ही रोचक बात कही जो मुझे बिल्कुल छू कर गई कि अपने भूपेन हजारिका और भिखारी ठाकुर में कुछ साम्यता खोजा। मैं एक ट्रिविया देता चलूं आपको कि मैं, आपने बिहार के बारे में बताया, मैं आपको असम के बारे में बताता हूं। मैं दिग्बोई में म्यूजियम घूम रहा था, मुझे दिग्बोई ले जाया गया था। मैं किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस में गया था, तो मुझे एज ए गेस्ट उन्होंने दिग्बोई का, क्योंकि भारत का पहला ऑयल वेल दिग्बोई में था, तो वहां मुझे कुछ लोगों ने बताया कि भिखारी ठाकुर एक बार अपना नाच और टोली लेकर दिग्बोई गए थे और 1 सप्ताह रुके थे। 1 सप्ताह के बाद वहां के लोग मिलके, जो भी वहां गवर्नर रहा होगा या जो भी शासक प्रशासन रहा होगा, उसके पास गए कि इसको यहाँ से हटाइए, क्योंकि उस जितने दिन उनका शो चला ना, असम के लोगों ने एक दिन भी सिनेमा हॉल में एंट्री नहीं की। सिनेमा हॉल 7 दिन बंद थे। इतना प्यार मिला था भिखारी ठाकुर को असम से। ये मुझे दिग्बोई के लोगों ने बताया, मैं कहीं से सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा। हाँ, ये मुझे पता नहीं था। मैं इसीलिए बता रहा हूँ, जो आप इतना कुछ दे रहे हैं बिहार को, तो इतना मेरा भी बनता है ना कि कुछ ट्रिविया आपको दो। बहरहाल, हम वापस उस मुद्दे पर आते हैं कि आपकी जो पोजीशनिंग है, पोजीशनिंग जब मैं कह रहा हूं तो मेरा कहना यह है कि आपका जो राइज है या आपकी जो पॉपुलैरिटी है भोजपुरी को लेकर, ये एक अजीब से समय में है। शारदा सिन्हा भी उस समय एक एपिटमी, जो कि द्योतक है हमारे यहाँ, और वो हमेशा रहेंगी। शारदा सिन्हा भोजपुरी के लोक गीतों को लेकर, चाहे छठ के गीत हो, वो हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा पूजनीय रही है, हमेशा रहेंगी भी। और आपकी भी स्थिति बहुत कुछ उसी समय पर बनती सी नजर आती है। तो आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ती है कि उस ट्रेडिशन को, चूंकि आप काम भी अब उसी दिशा में कर रहे हैं। जब आपने भिखारी ठाकुर की बात कर दी, उनके लिखे गए चीजों के संरक्षण की बात कर दी, तो ये आप पर जिम्मेदारी है। आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाएंगी? कोई प्लान्स तो आप बताएं उसके बारे में। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ कोर्स, और मैं समझती हूँ अब मुझे बस कुछ दिन पहले एक्चुअली जी
बहुत सारे फिल्म डायरेक्टर्स हैं मुंबई में जो बिहार के हैं, कुछ मिथिलांचल से हैं, कोई भोजपुर से है, जी, यूपी से है। तो किसी ने मुझे कहा कि मैं ऐसे बातों बातों में मैं बात कर रही थी कि वो बॉलीवुड और हिंदी के सिनेमा की बात कर रहे थे, तो आपका जो कंठ है, आपका ये जो है वो कहीं और इससे आगे भी पहुंच सकता था, हिंदी स्टफ एंड ऑल। अच्छा, तो मैंने बोला कि नहीं, मतलब मैं लोक में और भोजपुरी में ऐसे ही हो गई, मुझे इतना कुछ दिया, इतना कुछ मिला, अब मैं उससे नहीं अपने आप को मतलब अलग कर पाऊंगी, और मुझे नहीं लगता कि इसी के साथ मुझे आगे जाना है। मैं भी आगे बढ़ूंगी और ये जो चेंज के साथ भोजपुरी एक साथ हम आगे बढ़ेंगे, तो मेरा जिम्मेदारी है। तो उन्होंने कहा कि कल्पना जी, आपको ऐसा नहीं लगता मैथिली के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है? और बहुत हक से बोला उन्होंने ये बात। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो मैंने तो कभी ऐसे नहीं सोचा, इस तरह से मैंने कभी सोचा ही नहीं इस बात को। लेकिन उस दिन जब उन्होंने बोला ना, तो वो रह गई बात मेरी कि हाँ, मैं जब गणेश के पापा चाहे जो भी, अभी जब कार्यक्रम में भी जाती हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ प्रॉपर भोजपुर में ही जाती हूँ। बहुत सारे काम तो मतलब जहाँ पे मगही चल रहा है, अंगिका चल रहा है, मिथिलांचल में भी एक बहुत कार्यक्रम होता है। तो शायद उन लोगों को उनको मेरे तो जो प्रसिद्ध गीत है वो सुनते हैं बहुत अच्छा से, लेकिन शायद उनको अपनी जो बोली है, एकदम अपनी जो भाषा है, वो भी सुनना है। उनको आशा है कि हाँ, तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो मुझे लगा कि अभी मुझे लग रहा है कि इस और पहल होनी चाहिए, और उसी संदर्भ में हमने मुलाकात की है। अच्छा। बहुत बोलना अभी नहीं चाहूंगी मैं, नहीं, ठीक है, लेकिन आगामी एक साल के अंदर शायद बहुत कुछ करने की मतलब इच्छा है। अभी वो क्या रूप लेके आएगा सामने, वो उसके बारे में मैं बहुत ये करके बात नहीं कर सकती। वो तो भविष्य के गर्भ में है, और आपने जो कह दिया वो बहुत दिलासा देने वाली बात है, बहुत अच्छी बात है। खुशी हो रही है सुनकर कि बिहार में जो अन्य नहीं, मेरे लिए गर्व की बात है। बहुत भाषाएं जो प्रचलित हैं, अब आप उनमें भी काम करेंगी, तो ये तोहफे जैसा है। भिखारी ठाकुर, जैसा कि आपने बताया कि आपने उनमें वो मूल खोजे, वो तत्व खोजे जो आपको भूपेन हजारिका में दिखे थे, और सही बात है, दोनों ने अलग अलग समय में लेकिन समाज के लिए काम वही किया, आवाज उठाई उनके लिए जो दबे हैं, जो नीचे हैं। अभी के समाज में भिखारी ठाकुर, जो कि आपने बहुत गाया है, बहुत किया है, आपको क्या लगता है, क्या कुछ उनका रेलेवेंस, या जिसको कहते हैं कि कोई स्थान है उनका, उनकी जो बातें हैं, कुछ उसका रेलेवेंस, कुछ उसकी सार्थकता है अभी जो भिखारी ठाकुर के गीत और वो सब? मैं इसको एग्जैक्टली आपके सवाल को डायरेक्टली नहीं बोलते हुए, मैं अगले हफ्ता में दिल्ली में गिरमिटिया एलिमेंट को लेके एक आयोजन में रहूंगी, और मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, भिखारी ठाकुर जी के विदेशिया अब के समय में, बाद में जब विनय जी ने लिखा घरे छुट्टी लेके आना था, वो रहिया कुछ दिन बलम जी, चाहे वो जो मजदूर वर्ग को यहाँ से लेके गए थे, जो अलग अलग फिजी, मॉरिशस, अलग अलग जगहों पे वो लोग हैं, तो इन सबको जब जोड़ती हूँ तो कहीं ना कहीं सब बहुत कुछ पलायन और माइग्रेशन के इर्द गिर्द है। तो जो आज के समय में कितना विदेशिया रेलेवेंट है, तो वो तो ये पॉलिटिकली भी मैनिफेस्टो का विषय है, ये बहुत बड़ा पलायन हमेशा से है। सो वो उसी से समझ में उसी से आ जाता है, एंड ऑफ कोर्स रेलेवेंट है। अभी भी कल परसों की बात है, चाहे बिहार में हो या बाहर हो, लेकिन लड़कियां जल रही है, दहेज में जल रही है। अभी तो और यूट्यूब के चलते बहुत कुछ सामने दिखाई दे रहा है, बहुत विभत्स रूप से दिखाई दे रहा है। तो ये विकृति तो खैर समाज की है। बाबूजी शीर्षक गीत जो मैं गाती हूँ बेटी बेचवा से, तो सब कुछ तो सेम है अभी भी, तो बिल्कुल रिलेवेंट है, आपने सही कहा। मैं आपके तरफ से ये सुनकर हमारे जो दर्शक और श्रोता हैं वो समझेंगे इस बात को, इसको समझने की जरूरत है कि समाज की ये विकृतियां, इनको दूर करना होगा, और ये सिर्फ कलाकार का नहीं, हम सब जो समाज में रह रहे हैं, हम सबका दायित्व है। आप बिहार घूम रही हैं, कई जगहों पर जा रही हैं, शोज कर रही हैं, और आपको लगता होगा कि हर जगह की बोली जो है यहाँ पर, उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, और अभी आप अलग अलग भाषाओं में काम भी करने वाली हैं।
तो कुछ मूल डिफरेंसेस जो आपने गाने में महसूस किए हो, अगर कुछ उसका मुजाहिरा कुछ ऐसा आप दिखा सकें? मैं बहुत यहाँ के बिहार के अंदर की बात नहीं जी, करना चाहूंगी, जी, लेकिन जी। हाँ, जैसे कभी प्यारे लाल जी, जी। उनके बहुत सारे गीत में गाए फिल्मों में। और हाँ, बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट जस्ट लाइक लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर, एंथोलॉजी ऑफ बिरहा अरे वाह, मैंने किया। बहुत बढ़िया। सो कभी प्यारेलाल जी ने ही सब बिरहा के संकलन को मेरे सामने रखा। और मुझे पता लगा कि बिरहा ऐसे लोक गायन नहीं है, बिरहा एक्चुअली कंप्लीटली लेखनी की विषय है। हाँ, वेरी तो गुड। वहाँ जो मतलब जैसे अभी मेरे पास नहीं आपको एग्जाम्पल देने के लिए, मतलब जो लिखित रूप में मेरे हाँ, हाँ, टैब हाँ, होता है, तो जैसे कभी उन्होंने बोला कि म अक्षर से पूरी कविता को म से ही लिखा उन्होंने। अच्छा। हर वर्ड के सामने पहला अक्षर म ही है। अच्छा। और कोई एक है ककहरा, हाँ, तो पहला लाइन क से शुरू होता है, सेकंड लाइन ख से शुरू होता है, थर्ड लाइन ग से शुरू होता है। इस आप खुद लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, रहे हैं, सो आपको समझ में आएगा ये बात। तो बिरहा में वो सब बात है। अब मेरा पॉइंट ये है कि ये लोक गायन को जो हेय दृष्टि से देखा जाता है, इसमें उस प्राइड को मैं कैसे खोजूं कि ये लिटरेचर है, उस प्राइड को खोज के मैं कैसे सामने रखूं। और मेरे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि खड़ी बिरहा एमटीवी कोक स्टूडियो में मैं गाई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये है कि मुझे वहां चेज नहीं करना है, उधर नहीं दौड़ना है कि पूरा दुनिया जा रही है। बॉलीवुड में गाने के लिए सब लोग बड़े बड़े हस्ती है, वहां मुझे काम करने की क्या जरूरत है? जहां ये नहीं है मैं वहां तो कुछ करके दिखाऊं, बहुत बढ़िया। तब ना मैं मानूंगी अपने आप को कि हाँ तुमने कुछ किया। सो मेरे लिए मैं अचीवमेंट को उस सब जगह में ढूंढने की प्रयास करती हूँ जहां गैप है जी। करने की ये है। सो आपने एग्जैक्टली पूछा क्या था मुझे? मैंने यही पूछा था आपसे, यही बात कही थी मैंने कि आप सारी भाषाओं में काम हाँ करती हैं, तो वो जो डिफरेंस, डिफरेंसेस होते हाँ, जैसे लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर की जब बात करूं, वो जो प्रॉपर भोजपुर है, जी। जो वहां सिर्फ बोली नहीं, जो ठेका भी है, जो ढोलक का भी ठेका है, वो मैंने ऑब्जर्व किया। जो बिरहा बजाएंगे ना, बिरहा की बजाने में जो एक ही ढोलक में बजाएंगे, कमाल का मजा है। लेकिन वो बाजन आरा छपरा के ढोलकिया नहीं बजा पाएंगे। और जो भिखारी ठाकुर शैली और पूर्वी में जो बाजन चाहिए, वो बिरहा के उत्तर प्रदेश के लोग नहीं बजा पाएंगे, या बजा पाएंगे अगर कोशिश करेंगे, बहुत ध्यान नहीं रहता है। और क्योंकि मैं इधर भी हूँ उधर भी उधर, तो वो ऑब्जर्वेशन, मतलब एक ड्रोन जो व्यू होता है, उस व्यू से मैं देख रही हूँ। और जैसे वहां कहाँ जात हुआ, हाँ, वो पूर्वांचल की बनारस की जो आप रहे हैं वहां पे, वहां वो थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ कहाँ जात बड़ा हो जाएगा, या बिल्कुल। हाँ, वो कई जगहों पर रहा हुआ। हाँ। वो जैसे प्लूरल में भी बात करते हैं ना, तो आरा में कहाँ जात बढ़त जा, और हमारी तरफ जाएंगे छपरा की तरफ तो कहाँ जाता लोगिन, तो वो चेंज होता है, वो चेंज होता है, कभी कभी सब्जेक्ट भी चेंज होता है। अभी के दौर में जो न्यू कमर्स हैं, जो भोजपुरी में, जैसा कि आपने कहा कि आपने जब स्वतंत्रता संग्राम में जज किया तो खुशी हुई आपको लड़कियों को देखकर, लेकिन वो सब ग्लैमर को फॉलो कर, हाँ जी, कोई नया आर्टिस्ट जो आना चाहे और अच्छा गाना चाहे, सुसंस्कृत गाना चाहे, भाषा जिसकी सुंदर हो, और इस तरीके की जो चीजें आती हैं जिसको कि समाज में डायरेक्टली नहीं गाया जा सकता, उससे दूर हो, ऐसा न्यू कमर कोई आना चाहे तो आपसे उसको क्या मदद मिल सकती है? आपको वो कैसे फॉलो नहीं, आपने जो भी बात बोला, हाँ। मैं एक भी पॉइंट में मैं मतलब इस पे मैं सोचती नहीं है सब। अच्छा। पहली बात, ठीक है, आप अब सोचें। नहीं सोचती मैं बहुत दरवाजा और खिड़की, मतलब इस तरह से मैं नहीं देखती कि ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। आप करे या नहीं करे, जो होना चाहिए नहीं होता, सब हो रहा है। नहीं, मैं फिर से दोहराऊं इसको। मैं ये चाहता हूं कि जैसे जो न्यू कमर्स, जो नए बच्चे आना चाह रहे हैं, वो they are not interested। वो लेक्चर नहीं सुनना चाहता है आपका, और उनको जो करना है वही करेंगे। दो तीन बात है इसमें। पहली बात तो है अनएम्प्लॉयमेंट है। अभी एक, अगर मैं पैसे इनकम के ओर से गरीब गांव का किसी को देखूं, मतलब उसको आप आर्ट और समाज तो बहुत दूर के, उसको पेट भरना है। अगर भूखे पेट को आपको सुर और संगीत नहीं सोचती है, मैं उस तरह से सोचती हूँ। वो स्ट्रगल कर रहा है, उसको कैमरा एक चाहिए, यूट्यूब का चैनल बनाने, उसको फाइनेंस पैसा कमाने के लिए वो सोच रहा है। उस संगीत में है नहीं, वो एक अलग व्यू है। जी। उसको आप गलत नहीं बोल सकते। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। और जो संगीत, जैसे हम लोग, अगर हम लोग वो काम करने जाए, हम सोच करें, जो भी हमारा भी स्ट्रगल है, हम लोगों को भी नए नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे चाहिए। बिल्कुल। अगर मैं बॉलीवुड में अगर हिट होती तो मैं करोड़ में बात कर सकती थी। बिल्कुल। अब भोजपुरी आर्टिस्ट, आपका जितना भी नाम हो, आपको कितना गवर्नमेंट कितना देंगे? आपको तो रेट और कम करने की कोशिश करेंगे।
हाँ ये सो मतलब हाँ, तो फिर यहाँ लेकिन वहीं से हमको पैसा लेके हम न्यू प्रोजेक्ट्स में हम इस्तेमाल मतलब इन्वेस्ट करेंगे। मैं क्वालिटी अगर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा तो मिक्सिंग मैं पटना में नहीं करूंगी, मैं मिक्सिंग मुंबई में ही करूंगी। क्वालिटी अगर कंप्रोमाइज, तो उसके लिए फाइनेंस अलग चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ सिचुएशन कौन क्या स्ट्रगल कर रहा है, हर किसी की कहानी है ये, मेरे पीछे भी है, आपके पीछे भी ये कहानी है। सो उसी में हमको वो क्वालिटी मेंटेन करके भी चलना है। तो मैं किसी को कुछ एडवाइस कभी नहीं देती हूँ। मुझे जो करना है मैं कर रही हूँ, और बाकी लोग सबका अपना अपना ये बुद्धिमत्ता भी अपना है, किस दिशा में जाना है आपका चयन है, और किसकी क्या मजबूरी है, आई डोंट नो। नहीं, बिल्कुल, बहुत मुखरता से, बहुत सुंदर तरीके से और बेबाक अंदाज में आपने जो भी अपनी बातें कहीं कहीं, और उसमें बड़ी ओरिजिनलिटी लगी मुझे, मैं रिलेट कर पाया उससे। क्योंकि कलाकार की जर्नी, जो ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप मैनेजमेंट की तरफ भी जाएं तो उसमें मास्लोज ग्राफ पढ़ाते हैं, उसमें एक मोड आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। जो अच्छा। कि बड़े बड़े बिजनेस, बिल गेट्स, अब वो इतना कमा चुके, पैसा काम कर चुके कि अब उनको लग रहा है समाज के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसे जब आई डोंट बिलीव, नहीं नहीं नहीं, ऐसा होता है, ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट है जहां पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोड में लोग चले इसका जाते भी हैं। अलग छवि है। हाँ ठीक है, इसका भी यूट्यूब में आप जो पक्ष बोल रहे हैं, इसके पीछे भी मतलब वो कोरोना ओरिजिनल था कि किसी ने वो। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, हाँ, मैं बस उनको उदाहरण स्वरूप दे रहा हूँ कि जब आप हाँ, किसी क्षेत्र में, जैसे सचिन तेंदुलकर, अब वो क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, एक बड़ा रिकॉर्ड बना मतलब दिया। हर चीज हाँ, का हाँ, दो, आप कॉइन का जी एक जी, साइड से आप नहीं देख नहीं सकते नहीं, हैं, बिल्कुल उसके नहीं। पीछे और एक पक्ष होता है। मैं जो कहना चाह रहा था वो ये था कि आप जब एक स्तर पे पहुंच जाते हैं तो वहां से आप में देने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है ना। मैं वो कह रहा था, तो बिल्कुल ठीक बात है ये कि आप अब भोजपुरी के लिए जो आपने किया है, या यहाँ से जो आपको मिला है, या आपने जो दिया है, ये दोनों चीजें हैं, ये सिम्बायोटिक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको मिला है और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ आपने दिया है, ये दोनों तरफ से है जी, है ना। तो ये बहुत खूबसूरत बात है, और इस स्तर पर आकर जबकि आपका एक इम्पैक्ट है, आपका एक फैन बेस है, और रहेगा आने वाले बहुत लंबे समय तक, तो मैं जरूर चाहूंगा कि एक विश, एक बढ़िया सा संदेश, सलाह नहीं जो कि आप नहीं देती, एक संदेश, जो प्यार भरा संदेश आप यहाँ के दर्शकों और श्रोताओं को देना चाहें वो दें। और जब आप यहाँ बैठी हैं तो छवियां और थोड़ी थोड़ी चीजें तो हमने सुनी, फुल लेंथ, कुछ पूरा फुल लेंथ 3 मिनट का नहीं, लेकिन कुछ 2-3 पंक्तियां अगर सुर में, तरन्नुम में सुनने को मिल जाए तो क्या ही बात। आप डायरेक्टली मतलब मुझे बोले तो क्या गाना है क्या नहीं गाना है तो मैं गाऊंगी, जो भी आपका पसंदीदा ऐसा हो। मेरा मतलब मैं असमिया फोक सुनना चाहूंगा आपसे। अच्छा, वो और टू बी प्रिसाइज, जो हिंदी वर्जन लता मंगेशकर ने गाया, दिल हूं हूं करे। ओ अच्छा, तो हाँ उसका ऐसे बोलेंगे तो हाँ, ठीक है। तो असमीज वर्जन जो भूपेन हजारिका ने गाया, वो सुनना चाहूंगा। अच्छा, उससे पहले आपने कुछ और बोला ना। हाँ, एक संदेश। ओके ओके, संदेश तो मैं बोल ही चुकी हूँ कि लाइक आप वही महात्मा गांधी जी ने जो कहा, जो आप चेंज देखना चाहते हैं, आप किसी को पूछेंगे ये प्रॉब्लम है, अश्लीलता है, वो है, वो नहीं है, ये सब बोल के फेसबुक में लिख के कुछ नहीं होगा। जब कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं, ये मैटर है। प्रैक्टिकली आप क्या कर रहे हैं, बहुत लोग अच्छे अच्छे कार्य भी कर रहे हैं, बिल्कुल, उनका उन सब गीतों का व्यूज कैसा है, तो कहीं ना कहीं उल्टा आप पे ही बात आ जाएगी कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना जरूरी है, ऐसे हवा में बात करके कोई मतलब नहीं है। तो वो है संदेश। और गाना बुकु हम हम करे, ओरिजिनली वो देश प्रेम के, बुकु हम हम करे मूर आय, आय मतलब माँ, तो असमी आय के लिए भूपेन हजारिका जी ने ये रचना किया था। बाद में हिंदी में जब आया तो रुदाली में उसके प्लॉट के हिसाब से हो गया। बुकु हम करे मुराई कोने नेत्रा हरे मुराई पुत्र होई मोय की मते तरू आई तोरे होय मोय मरु दिल हम करे घबराए घन धम धम करे गरिए जाए एक बूंद तभी पानी की, क्या बात, मोरी अखियों से बरसाए
दिल हम करे घबरा। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। ये तरन्नुम, ये सुर आपका बरकरार रहे और जो प्यार बिहार से आपको मिला वो भी बरकरार रहे और आपने जो संवर्धन यहाँ किया वो Thank और you, बढ़ता रहे, सब कुछ चलता रहे, ये यात्रा सुखद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद। इतना समय Thank देने you. के लिए और इतनी मुखर तरीके से बातें करने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी दर्शक और श्रोता हमें देख और सुन रहे होंगे उनको बहुत सारी चीजें मिली होंगी। एक कलाकार का जो दिमाग होता है, जो मानसिकता होती है, उसके बारे में भी कई छवियां दिखी होंगी। तो इन छवियों को अपने साथ रखें, अपने अंदर कुछ अच्छा करने की सोचें, ठाने, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए आगे बढ़ें, एकत्रित रहें और सबसे बड़ी बात खुश रहें। धन्यवाद।